ये चीज़ है ये जो चैप्टर है ये है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाए कि ओवरऑल ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का। उसके बाद देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कौन से हैं प्रीलिम से, और उसके बाद हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले देखते हैं ओवरऑल पिक्चर। तो प्रीएम्बल के अंदर एक हो गया डेट, एक हो गया PSW। डेट यानी डेफिनेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या, कोई टाइप्स क्या हैं, इवोल्यूशन क्या है, और अगली चीज़ है PSW, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड, मेन से रिलेटेड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डेफिनेशन और इवोल्यूशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है कि प्रीएम्बल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम पढ़ेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन दो बेसिस पे करेंगे। पहले बड़े लेवल पे, दैट इज़ पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ के उसको डिकोड करेंगे। इससे आपको इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाएंगे 4 सेंटेंस तोड़ने पे। फिर आप छोटे लेवल पे तोड़ो, दैट इज़ अब कीवर्ड्स को डिकोड करना चालू करो। तो 11 कीवर्ड्स मिलेंगे, मतलब 4 सेंटेंसेस और 11 कीवर्ड्स। 11 कीवर्ड्स कौन से हैं? S3DR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। JLE, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। FUI, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। तो ये हो गया डेट यानी D फॉर डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म। E फॉर इवोल्यूशन वाला पार्ट। तो इवोल्यूशन या फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है प्रीएम्बल का? इसका ओरिजिन रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 में रखा था। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, रेजोल्यूशन मतलब विल टू अचीव। तो जब हम अपनी विल डिसाइड, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ अचीव करना है, तो उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसी को प्रीएम्बल में कन्वर्ट कर दिया गया शॉर्ट करके। फिर है मतलब प्रीएम्बल ने पापी चीज़ों को ख़त्म किया, ऐसे याद रख सकते हो। तो पापी से हमको क्या पता चल जाएगा कि मेंस रिलेटेड क्वेश्चन इसमें क्या आ सकते हैं। P यानी क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? तो आंसर है हाँ है। क्या प्रीएम्बल अमेंडमेंट, A फॉर अमेंडेबल, अमेंडेबल है या नहीं? तो आंसर है हाँ, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर P, क्या प्रीएम्बल पावरफुल है या नहीं? तो प्रीएम्बल आइसोलेशन में पावरफुल नहीं है, अपने आप में पावरफुल नहीं है, लेकिन जब प्रीएम्बल का यूज़ होता है किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट करने में, तो हाँ वो पावरफुल हो जाता है। फिर आई से क्या याद हो जाएगा? इनजस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल। दैट इज़ प्रीएम्बल इनजस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। अगर प्रीएम्बल की किसी प्रोविज़न, कोई प्रोविज़न फॉलो नहीं होता है या किसी प्रोविज़न का वायलेशन हुआ आपके साथ, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते उसके इन्फोर्समेंट के लिए। अब इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। वो यही हो गया पावरफुल और नॉट। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या हो गया? इट रिफ्लेक्ट्स माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या है? हाँ, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इन प्रीएम्बल और DPSP, मतलब प्रीएम्बल और DPSP दोनों में इकोनॉमिक जस्टिस का प्रोविज़न है। फिर प्रीएम्बल डज नॉट मेंशन इकोनॉमिक लिबर्टी। तो ये ख़त्म हो गया। अब ओवरव्यू हमने देख लिया, अब एक एक करके आते हैं। तो वही टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल, फिर उसमें सेंटेंस डिकोड करते हैं 4 और कीवर्ड डिकोड करते हैं 11। तो डेट, सबसे पहले डेफिनेशन, प्रीएम्बल है क्या? तो प्रीएम्बल इज़ नथिंग बट इंट्रो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ समरी या फिर एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर कह सकते हैं प्रीएम्बल इज़ द विंडो थ्रू विच यू कैन लुक इनटू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब बेसिकली क्या है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है, 395 आर्टिकल का। तो अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते और स्टिल ये समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा क्या है, तो एक पन्ना पढ़ लीजिए, वो पन्ना प्रीएम्बल का है, पता चल जाएगा। सेकेंड चीज़, टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो टेक्स्ट क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स जलेबी फ्राई, दैट इज़ JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। जस्टिस कैसी? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इसको 4 में तोड़ेंगे। पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, फिर ये S3DR क्या है, JLEF क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है, और 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक। तो सबसे पहले क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे क्या पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? लोग हैं ये, पीपल ऑफ इंडिया,
उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है, ठीक है। फिर S3DR, इससे हमको क्या पता चलता है कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। तो इंडियन स्टेट का नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसमें ये याद रखना है कि SDR, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तो ओरिजिनल प्रियम्बल का हिस्सा था, लेकिन सोशलिस्ट, सेक्युलर और वर्ड इंटीग्रिटी दैट इज़ SSI, इसको ऐड किया है अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के द्वारा, ठीक। अब इसमें जो सोशलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है किससे, रशियन से, दैट इज़ USSR से। और शायद रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच से लिया है, आई हैव टू चेक इट वंस। एनीवे, तो ये देख लिया, ये देख लिया नेचर ऑफ स्टेट। अगली चीज़ ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रियम्बल के, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज़ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो देखते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम स्टेट, लोगों की स्टेट से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो उन्हें जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी देंगे। और स्टेट की पीपल से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्रैटर्निटी, भाईचारे को मेंटेन करेंगे, और यूनिटी और इंटीग्रिटी को। अब इसमें जस्टिस जो है वो रशियन रेवोल्यूशन से दिया गया है, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। फिर चौथी चीज़ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है वो है एक डेट, 26 नवंबर 1949। इस दिन को क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया, और इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को दिया, ठीक है। तो अब जो है ये हमने सेंटेंस डिकोड कर लिया चार्ट, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, डेट। अब कीवर्ड्स डिकोड कर लेते हैं। तो 11 कीवर्ड्स हैं अपने। S3DR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जलेबी फ्राई, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सोवरेन। तो सोवरेन की जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, दो डेफिनेशन होती हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल ये कहता है कि सोवरेन क्या है, अल्टीमेट पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स RPT, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। एक्सटर्नल डायमेंशन सोवरेनिटी की ये है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ स्टेट बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये तो डेफिनेशन हुई। इसमें मेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सोवरेनिटी एब्सोल्यूट है। तो सोवरेनिटी एब्सोल्यूट होती भी है, नहीं भी है। एब्सोल्यूट होती है ये थियोरी में, लेकिन अगर आप रियलिटी में बोलोगे तो सोवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव सोवरेनिटी होती है। तो उसका कारण क्या है, रीज़न ये है कि हम ग्लोबलाइजेशन के टाइम में रह रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी होती है, उनसे इंटरेक्ट करना ही होता है, किस लिए, टू फर्दर आवर नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारी मजबूरी है। तो इसलिए जब एक बार आपने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर लिया तो हम उनके टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो एक तरह से बोला जा रहा है कि उनके उनके जो भी रूल्स होंगे वो हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको हम डिफेंड इस तरह से कर सकते हैं कि हम अभी भी सोवरेन इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे पास ही तो फ्री विल है कि हमें किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है या नहीं। फिर हमारे पास इस चीज़ की भी फ्री विल है कि हम ज्वाइन करने के बाद उसे छोड़ भी सकते हैं, तो हम सोवरेन ही हुए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट का। तो सोशलिस्ट की डेफिनेशन, टाइप्स और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखते हैं सोशलिस्ट की डेफिनेशन क्या है। सोशलिस्ट, सोशल से याद आ जाएगा सोसाइटी, सोसाइटी का वेलफेयर। सोसाइटी का वेलफेयर मतलब एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, जिसके लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल चुना है। तो देखते हैं तो सोशलिस्ट क्या होता है, इट्स अ वेलफेयर स्टेट। ये एक इस तरह का वेलफेयर स्टेट होता है जो कि इस चीज़ की कोशिश करता है कि कम से कम कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग जो होनी चाहिए वो पीपल के लिए हमको इंश्योर करना ही है। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये कैसे इंश्योर करोगे, आपको उसके लिए कोई इकोनॉमिक मॉडल चूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास 3 इकोनॉमिक मॉडल थे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि मार्केट कंट्रोल करता है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। कम्युनिज्म ऐसा है जिसमें कि स्टेट यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो हमने कहा ना हम कैपिटलिज्म के साथ जाएंगे ना कम्युनिज्म के साथ जाएंगे, हम जाएंगे सोशलिज्म के साथ, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमिकल मॉडल, जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को, क्योंकि कम्युनिज्म वेस्टर्न सोशलिज्म है और जो इंडियन सोशलिज्म है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर है। तो इनके बीच में अंतर क्या है, इंडियन सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं और वेस्टर्न सोशलिज्म को कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहते हैं। इंडियन सोशलिज्म में हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए हम जाते हैं, जबकि वेस्टर्न सोशलिज्म में ये है कि सब कुछ सरकारी कर दो, कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइवेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट को बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पॉलिसी बनाना, फैसिलिटेट करना,
और प्राइवेट प्लेयर्स के काम को रेगुलेट करना, ठीक है। जबकि प्राइवेट प्लेयर का काम क्या होगा, एग्जीक्यूट करना और इम्प्लीमेंट करना पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट, लेकिन उसे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करेंगे प्राइवेट प्लेयर। हम बस उनकी मदद करेंगे, उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें रेगुलेट करेंगे कि वो ऐसा ना हो कि एक्सप्लॉइट करने लगें, पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगें। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट के लिए सेव किए गए हैं, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक, स्पेस, जिनका कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको प्राइवेट के लिए हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल। तो एनीवे, तो इस बेसिस पे डेफिनेशन क्या होगी सोशलिस्ट की, कि सोशलिस्ट मतलब ये एक ऐसा वेलफेयर स्टेट होता है जिसमें कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहते हैं, अपने कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग तो लोगों के लिए इंश्योर करना चाहते हैं। किसका यूज़ करके, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का यूज़ करके, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज़ दोनों के दोनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर क्वेश्चन है अगला, सोशलिस्ट वर्ड ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल प्रियम्बल का हिस्सा तो था नहीं, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से लाया गया है। लेकिन क्या इसके पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये से तो अमेंडमेंट से लाया गया, लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल हिस्सा नहीं था सोशलिज्म? तो बात है नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो शुरू से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। इसका एग्जांपल है डीपीएसपी जो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल हैं, उनमें आपके क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही है। जैसे कि 36 में 2 ऐड कर दो, 38, 39 है, 51 में से 10 माइनस कर दो, 41, 42, 43, 43 है। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं सोशलिज्म को ही बताते हैं आपके। फिर मेंस का क्वेश्चन हो जाता है कि डाउन साइजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न टाइम में हम तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को एग्जिस्ट करना है, लेकिन आजकल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट और ये वो कर रही है, तो क्या वो गवर्नमेंट अपने रोल को डाउन साइज कर रही है? तो हम कहेंगे नहीं, हम डाउन साइज नहीं, हम राइट साइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रोल इतना ही होना चाहिए कि वो पॉलिसी बनाए, ठीक है, और प्रायोरिटी डिपार्टमेंट सिर्फ उसके लिए होने चाहिए। वो ना तो गवर्नमेंट की एक्सपर्टीज़ है हर एरियाज़ में, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज हैं कि वो सारे काम खुद कर सके। तो उसे गवर्नमेंट को अपना रोल मिनिमम रखना चाहिए और लिमिटेड रखना चाहिए पॉलिसी और प्रायोरिटी डिपार्टमेंट के लिए। और जो बचे हुए डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स की एक्सरसाइज है, उनके लिए उसे ओपन कर देना चाहिए। हाँ, उनको फैसिलिटेट और रेगुलेट दोनों चीज़ें करना वो हमारी जिम्मेदारी होगी, कि हम उनकी हेल्प करें बाई फैसिलिटेशन, और ये देखें कि वो बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए उनको रेगुलेट भी करना है। तीसरी, तो पहला वर्ड हो गया सोवरेन, दूसरा हो गया सोशलिस्ट, तीसरा आ गया सेकुलर। सेकुलर की डेफिनेशन क्या है कि हम इंडियन सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। दैट इज़ ऑल रिलीजन हैव सेम स्टेटस और इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, कि सारे के सारे रिलीजन को हम इक्वल सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ मैंने मिस कर दी कि सेकुलर जो है ये रिलेटेड है रिलीजन से। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन की 2 डेफिनेशन होती हैं, एक इंडिविजुअल टर्म्स में, एक सेकुलर टर्म्स में। इंडिविजुअल टर्म्स में बोलें तो सेकुलरिज्म रिलीजन ये होता है कि एक इंडिविजुअल सुपर नेचुरल से कैसे कनेक्ट होता है फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलबींग, हाउ इंडिविजुअल कनेक्ट्स विद सुपर नेचुरल फॉर इट्स स्पिरिचुअल वेलबींग। लेकिन हम जिस सेकुलरिज्म को यूज़ कर रहे हैं उसमें रिलीजन का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे कनेक्ट करता है रिलीजियसली, क्या उनके बीच में भाईचारे वाली फीलिंग है या वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दैट इज़ द सेकुलरिज्म वी आर इंटरेस्टेड इन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं, दैट इज़ द रिलीजन वी आर इंटरेस्टेड इन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल रिलीजन, वहाँ पे तो सबको अपनी फ्रीडम है। तो सेकुलरिज्म की बात करें तो इसके 2 हिस्से होते हैं, आपको इसको समझेंगे इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म को कंपेयर करके। इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है सेकुलरिज्म के, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में नेगेटिव एस्पेक्ट इसको बोला जाता है। इंडियन सेकुलरिज्म में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमें एक तो रिलीजियस न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी ही है, उसके साथ साथ सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट भी करना है और प्रिवेंट भी करना है। रिलीजियस न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा, और हम एक रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ओवर अदर, ठीक, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सारे रिलीजन्स को हम इक्वली प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें। क्वेश्चन है इसकी ज़रूरत क्या है? तो आंसर ये है कि इंडिया कोई नॉर्मल कंट्री तो है नहीं कि होमोजीनियस लोग हैं यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट
एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें दूसरे रिलीजन वालों को, या वो अपने ही रिलीजन में एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने लगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा ये इंश्योर करने के लिए कि वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करें बाय मीन्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, बाय मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग सम फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल जैसे सती प्रथा है, पॉलीगमी है, तो इसको एंड करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर स्टेट और रिलीजन के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। फिर सेकुलर वर्ड भी हमारे प्रियम्बल का ओरिजिनली हिस्सा नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उठता है कि इसे ऐड तो बाद में किया गया, लेकिन क्या सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड करने से पहले हिस्सा था? तो आंसर है हाँ। सेकुलरिज्म अगर आप देखोगे तो आप फंडामेंटल राइट चेक करो 12 से 35, तो सोशलिस्ट जो था वो हमारे DPSP में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, और सेकुलरिज्म जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा था ऑलरेडी 12 से 35 तक। 12 से 35 यानी 10 से 20, इसके बीच का नंबर लिया दैट इज़ 15, 15 में एक जोड़ा एक घटाया दैट इज़ आर्टिकल 14, 15, 16, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ये सेकुलरिज्म से रिलेटेड है। 20 से 30 तक इनके बीच में लिया 25, तो 25 से 30 तक जो है ये तो डायरेक्टली रिलीजन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, मतलब ये 14, 15, 16 ये तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, 25 से 28 तक आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और 29 और 30 आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। अगली चीज़ आ जाते हैं हम किस पे, चौथा कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेटिक आता है डेमोस और क्रेशिया से। डेमोस यानी पीपल, क्रेशिया यानी इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि लोग ऑक्यूपाई करेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को, ठीक। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है बिलियंस में है, ठीक है, 1.4 बिलियन, और इंस्टीट्यूशन कुछ हज़ार ही हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि सबके सबको इंस्टीट्यूशन पे बिठा दोगे आप? तो नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या सबके सबको आप इन्वॉल्व कर सकते हो डिसीजन मेकिंग में? तो ये भी नहीं है, क्योंकि इतने ढेर सारे लोग हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि हमें फिर क्या है, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए, जिसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी हम सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने में, लेकिन डिसीजन जो है वो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ही लेंगे, ठीक है। तो अब डेमोक्रेसी का टाइप क्या हुआ? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, तो हम सारे कीवर्ड्स में यही देखते जा रहे हैं, उनकी डेफिनेशन और उनके टाइप यही देखते जा रहे हैं, ठीक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? अगर छोटी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर पीपल को आप डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ पर हम 4 इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं, जिसका निमोनिक है आर यानी रेफरेंडम, आर से रिकॉल, आई से इनिशिएटिव, पी से प्लेबिसाइड। रेफरेंडम यानी गवर्नमेंट किसी लॉ को रेफ़र करती है लोगों को, ठीक। रिकॉल में, ठीक, गवर्नमेंट रेफ़र करती है किसी लॉ को लोगों को, और अगर लोग उसमें 50% से ज़्यादा वोट करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर लॉ बना देती है। रिकॉल क्या होता है कि गवर्नमेंट को देखा जाता है, हाफ टर्म के लिए उसको जज किया जाता है। अगर गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस नहीं फुलफ़िल करती है तो उस गवर्नमेंट को थ्रो करके री इलेक्शन होता है, इसे रिकॉल बोलते हैं। इनिशिएटिव यानी देखो, रेफरेंडम में गवर्नमेंट रेफ़र कर रही थी लोगों को लॉ, इनिशिएटिव में क्या होता है, लोग अपने आप में इनिशिएटिव लेते हैं और लोग बोलते हैं गवर्नमेंट को नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाइए। तो उस प्रपोज़ल को पास होने के लिए शुरू में 25% लोग अगर वोट कर देते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर बाद में गवर्नमेंट उस लॉ को लोगों के आगे रखती है, तो तब अगर 50% लोगों ने वोट कर दिया तो उस पर लॉ बन जाता है। प्लेबिसाइट यानी प्लेबिसाइट मतलब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे होता है, जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है या फिर सिसीजन है, जैसे कि यूके में था ना अभी, EU के पार्ट से उसे हटना था, तो इस टाइप की चीज़ है। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक। ये डेंजरस है, इसीलिए इसमें जो लोगों का ओपिनियन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे, ऐसा रखा जाता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटी कंट्री में लग सकती है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, यहाँ पे 1.4 बिलियन लोग हैं, तो सबको तो आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनको पार्लियामेंट में बिठाते हैं। तो पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? 545 लोकसभा, 245 राज्यसभा, तो टोटल 790 MPs को चुनते हैं। अब यही लेंगे हमारे लिए सारे डिसीजन। तो अब 2 वेज़ में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज़ किया जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 होते हैं, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक हेड ऑफ स्टेट होता है या फिर गवर्नमेंट, जो कि होता है प्रेसिडेंट आपका, ठीक। देन अगली चीज़ आ जाती है रिपब्लिक।
रिपब्लिक क्या होता है कि रिपब्लिक समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे यहाँ क्या है, नो मोनार्की। मोनार्की को समझना पड़ेगा कि मोनार्की क्या होता है। वो सिस्टम होते हैं जिसमें राजा रानी होते हैं, उसमें हेरिडिटरी आपके किंग्स आते हैं। जबकि रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में मोनार्की जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। इसमें हेड ऑफ स्टेट ना कोई राजा होता है ना कोई रानी होती है, बल्कि एक ऐसा बंदा होता है जिसे कि लोगों के बीच से ही चुन के ऊपर बिठाया जाता है, और वो भी एक फिक्स टर्म के लिए। ठीक, तो रिपब्लिक को मोनार्की से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो समझ में आएगा। अगले 3 कॉन्सेप्ट हैं जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। जस्टिस जो कॉन्सेप्ट है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, लिबर्टी और इक्वालिटी को फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जस्टिस की डेफिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ इनजस्टिस। लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट, मतलब कोई रीस्ट्रेंट नहीं रखा जाता। किस लिए, कि हम इंडिविजुअल को फ्रीडम देना चाहते हैं। लिबर्टी का रिलेशन फ्रीडम से है, कि हम इंडिविजुअल को फ्रीडम देना चाहते हैं जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ हो रही है। इक्वालिटी क्या है, एब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। कैसी कैसी इनइक्वालिटी की एब्सेंस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक, एब्सेंस ऑफ इनजस्टिस, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ इनइक्वालिटी। जस्टिस के टाइप, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स जैसे कि रेस, रिलीजन, कास्ट। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से, लिप, दैट इज़ लैंड, इनकम, प्रॉपर्टी। ठीक, और तीसरी चीज़ राइट टू इलेक्ट एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी राइट टू इलेक्ट एंड गेट इलेक्टेड, ये पॉलिटिकल जस्टिस हो गई। लिबर्टी जो है, लिबर्टी इज़ इंश्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 से 22। ये राइट टू फ्रीडम जो है ना, वही लिबर्टी से रिलेटेड है। फिर इक्वालिटी क्या है, इसको इंश्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी तो है ही अंडर आर्टिकल 14 से 18। उसके अलावा अंडर आर्टिकल 324 से 329 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वोट, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो कुछ ऐसा लिखा है कि जस्टिस को शायद इंश्योर किया जाता है डीपीएसपी और एफआर के द्वारा, ये चेक करना पड़ेगा। तो ये 3 वर्ड्स खत्म हुए, 3 वर्ड्स और बचे आपके, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रैटर्निटी। तो यूनिटी क्या है, ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूनिटी का मेंटल कॉन्सेप्ट का आइडिया इसलिए आया कि हमें नेशन को प्रमोट करना है, तो इसकी एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन इंटीग्रिटी क्या है, इसकी टेरिटोरियल डायमेंशन है, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हुआ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंटीग्रिटी वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया है। फ्रैटर्निटी क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे वाली भावना, एग्जाम्पल सिंगल सिटीजनशिप। अब मेन से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मेन से रिलेटेड क्या है, प्रीएम्बल पापी होने से बचाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो पापी यानी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या प्रीएम्बल, तो आंसर है येस। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक बेरूबारी यूनियन केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उन्होंने हाईलाइट किया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस तो है। तो पहले बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन फिर केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को करेक्ट किया और बोला नहीं, प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, और दूसरी उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन दी थी इसमें। अगली चीज़ क्या है कि क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है या नहीं, अगला क्वेश्चन ये उठता है। तो इसमें आप ये याद रख सकते हो कि हाँ, प्रीएम्बल अमेंडेबल है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन मतलब आसानी से नहीं कर सकते अमेंड, इसको स्पेशल मेजॉरिटी से करना पड़ेगा। लेकिन तभी तक अफेक्ट अमेंड कर सकते हो विदाउट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडेबिलिटी का एग्जांपल भी है कि प्रीएम्बल को अमेंड तो किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, उसी के अकॉर्डिंग एसएसआई एसएसआई वाली चीज़ें ऐड की गई हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। फिर क्या प्रीएम्बल पावरफुल है या नहीं, तो प्रीएम्बल को अगर आइसोलेशन में आप देखोगे तो वो न्यूट्रल है, ना पावरफुल है ना वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रीएम्बल का यूज़ करते हुए हैं सुप्रीम कोर्ट किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट करने में, तब प्रीएम्बल पावरफुल हो जाता है। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरा का पूरा प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कीवर्ड जो है प्रीएम्बल के उनको बोला है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एसआर बोमाई केस और एलआईसी केस में। फिर अगली चीज़ क्या है, इनजस्टिसाइबल और इन्फोर्सेबल। तो प्रीएम्बल के जो प्रोविजंस हैं वो इनजस्टिसाइबल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल का अगर कोई हिस्सा वायलेट हो रहा है आपके केस में तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। ठीक, कि आप रेमेडी कीजिए इस चीज़ को। कुछ बैकग्राउंड है कि हमने जो है प्रीएम्बल के बारे में केसेस और अमेंडमेंट के थ्रू पढ़ा था। ठीक, अब ये जो भी केसेस हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, इनका मोटा मोटा बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया में उस टाइप पे जो केसेस हुए वो क्यों केसेस हुए,
क्योंकि शुरू में इंडिया के पास लोगों में बहुत ही ढेर सारी लैंड थी, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का। इसलिए गवर्नमेंट ने लैंड को खरीद ले लिया उन लोगों से और सीलिंग लॉज बनाए कि एक बंदे के पास इतनी ही लैंड हो सकती है। लेकिन उस टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, इसीलिए लोग कोर्ट के पास गए। ठीक, और कोर्ट के पास गए जब वो, तो ये सारे इश्यूज उठने लगे। मतलब डायरेक्टली कोई प्रियम्बल के बारे में नहीं पूछने गया था कोर्ट में, लोग लैंड से रिलेटेड की चीज़ें जो डिस्प्यूट थी, जो सीलिंग लॉज बना दिए थे, उसके अगेंस्ट गए थे कोर्ट में, और वहाँ पे ये चीज़ें खुलने लगी। तो उन सारे जजमेंट का यूज़ किया गया। ठीक, वहाँ पर प्रियम्बल को डिस्कस किया और उसके बेसिस पे ये अमेंडमेंट लाए गए। इस प्रियम्बल को पढ़ाने के लिए सर ने लिए थे 5 घंटे, और मैंने इसे आधे घंटे से कम में फिनिश कर दिया है। सो इट्स गुड।